नमस्ते। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसका नाम है स्टेयर ई डिसाइसिस इन इंडिया। स्टेयर ई डिसाइसिस, या इसकी तीन टाइप की प्रोनाउंसिएशन आ जाती हैं। द स्टार ए डिसाइसिस, स्टार ई डिसाइसिस, स्टेयर decisis, people like to call it. I have looked it up on the internet but could not find a conclusive answer. Therefore, you can pronounce it however that you may wish to, but I am going to refer it to as stare decisis. अब stare decisis है क्या? Stare decisis के साथ इनके दो भाई बहन और हैं जिसको कहते हैं रेशियो डेसिडेंडी। अगेन इसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी इसको प्रोनाउंस करें या इंटरनेट पे देख लीजिएगा, मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ना जाएं। और ऑर्बिटर डिक्टा। अब इसको अगर आप देखें, मैं आपको एक क्विक शॉर्टकट बता रहा हूँ इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखने का बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ स्टेरी डिसाइसिस। दिस एस आप समझ लीजिए, स्टेरी डिसाइसिस रिलेटेड टू जो आपने पुराने डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के जो ऑलरेडी मैटर्स या रिलेटेड मैटर्स आ चुके हैं, आपने उन पे सलाम करनी। समझिएगा कि आपने नीचे वाले कोर्ट्स ने सलाम ठोकनी है आपके सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को। रेशियो में अगर एक सेकंड दीजिएगा, मैं इंक चेंज कर लूँ क्योंकि मैं बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे थोड़े शॉर्टकट्स वगैरह इसके अंदर मालूम नहीं है। रेशियो से आप समझिएगा कि रेशियो से रीज़न जो है जजमेंट का, जो मेन जो रीज़न है, आप समझिए कि किस खुशी में दी गई है जजमेंट, ये कि जज साहब को क्या लगा, क्या रीजनिंग है इस जजमेंट की, वो यहाँ पे देखी जाती है रेशियो डेसिडेंडी में। और जहाँ तक बात होती है ऑबिटर की, ऑबिटर इज़ ऑब्जर्वेशन, जज साहब की टिप्पणी आप समझिए। अगर ऑब्जर्वेशन जज साहब की, दिस इज़ जस्ट कमेंट्स, नथिंग मोर। ज़्यादा कुछ इसके अंदर पर्सुएसिव वैल्यू है ज़्यादा कोई कोटेशन में, अगर आप आगे केस लॉ में ये ऑबिटर आप अपना कोट भी करते हैं तो उसको ज़्यादा कुछ माना नहीं जाएगा क्योंकि वो कानून नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। खैर, आज हमने डिस्कस करना है, जहाँ तक बात है, हमने आज डिस्कस करनी है स्टारी और स्टेरी डिसाइसिस। मुझे स्टारी बोलने की भी बहुत आदत है क्योंकि थोड़ी बहुत लैटिन पढ़ी हुई है। खैर, ज़्यादा अंग्रेज़ी में नहीं जाएंगे और स्टारी डिसाइसिस का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। दोबारा से इंक बदल लेते हैं। स्टारी डिसाइसिस इन इंडिया। अब ये स्टारी डिसाइसिस, जैसे मैंने बोला कि सलाम आपने करनी है पुराने सुप्रीम कोर्ट के केसेस को। अब ये जो डॉक्ट्राइन है, इट डिडंट एग्जिस्ट इन द बिगिनिंग, तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। डिडंट एग्जिस्ट इन द बिगिनिंग, बट व्हाट इज़ द बिगिनिंग। मैं जब बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ, और मेरी हैंड राइटिंग भी थोड़ी सी ख़राब है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। बिगिनिंग आप समझिए कि 17th सेंचुरी जब तक आपकी कोई डॉक्ट्राइन ऑफ स्टार डिसाइसिस नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि तब तक कोई डिसीजन रिपोर्ट ही नहीं होते थे। देखिए, जब अगर हम समझें कि ये जो है, जब तक डिसीजन रिपोर्ट नहीं होंगे तब तक आप डिसीजन को रेफ़र कैसे करेंगे, और अगर आप रेफ़र नहीं कर सकते तो बताएंगे कैसे कोर्ट को कि जी ऐसा ऐसा एक मैटर हुआ था, उसके अंदर आप ही ने ये डिसीजन दिया था, इसलिए आपके डिसीजन को कोर्ट करके आप मुझे डिसीजन दीजिए। तो 17th सेंचुरी तक आपका ये काम नहीं आया था। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं 17th सेंचुरी में क्या हुआ था। 17th सेंचुरी में 17C लिख रहा हूँ मैं, और 17th सेंचुरी में डिसीजन ऑफ एक्सचेकर कोर्ट होते थे।
इंग्लैंड में एक्सचेकर कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो होने लग गए आपके रिपोर्ट रिपोर्ट एज एन इनकी कंपाइलेशन बन गई और आपको एक तरह से जर्नल्स या हमारे यहाँ पे एससीसी या जो आप साइटेशंस देखते हैं केस लॉज में वो आपको मिलने शुरू हो गए। तो इसलिए ये डॉक्ट्राइन अपने आप में एक तरह से ज़िंदा होनी शुरू हो गई। और फिर आई आपकी एससी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एक्ट्स। ये थी आपकी आई करीबन करीबन, अगर मेरा अंदाज़ा या मेरी मेमोरी मुझे ठीक सर्व करती है, 1873 और 1875 के पास में आई। तो ये जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ सारी डिसाइसिस, डॉक्ट्राइन ये फर्मली इस्टेब्लिश हो गई इस ज़माने में। 1873 एंड 1875 के सालों में ये फर्मली इस्टेब्लिश हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या जो हमारे यहाँ पे ये चीज़ रिकग्नाइज्ड है, क्या हम लोगों के यहाँ पे इंडिया में डॉक्ट्राइन ऑफ स्टारे डिसाइसिस या स्टेरी डिसाइसिस रिकग्नाइज्ड है? बिल्कुल रिकग्नाइज्ड है। आप इस वीडियो को पॉज करके ये सब नोट्स भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं वापस इसके एंड पे इन्हीं स्क्रीनशॉट्स पे आऊँगा। मैं सिर्फ यहाँ से स्क्रीन से हटा रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, राइट। तो आइए इसको हटा देते हैं एंड देन नाउ आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने लगा हूँ। Article 141 of the Constitution of India basically says that law declared by the Supreme Court of India is binding on all courts. लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको स्ट्रेट अवे इंडियन कानून एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है, वहाँ पे आर्टिकल 141 का मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं। अब चक्कर क्या है कि यहाँ पे आर्टिकल 141 कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लॉ कैसे डिक्लेयर होगा? लॉ जो है ये कैसे डिक्लेयर होगा? जब ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट देगी। अब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगी तो वो एक लॉ एक तरह से डिक्लेयर हो गया। और जब आप उस लॉ को आगे अपने लेटर से आप प्लीड कर रहे हैं केस, या आपका खुद का कोई मैटर है, या आपने कोई पीआईएल डाली हुई है, आपने वो लॉ कोट किया, तो इट हैज़ अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द कोर्ट, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक एक छोटी सी समस्या आती है कि ये जो ऑल कोर्ट्स हैं, आपने ये ऑल कोर्ट्स बनाए, डज इट इंक्लूड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल? ऑल कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है क्या? सुप्रीम कोर्ट आता है या नहीं आता है, अब इसको तो कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। तो आइए चलिए इसको आप पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये अभी के लिए मिटा दूंगा। तो आप पॉज करके अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन एनी वे एनी टाइम पॉज। एंड द लैंग्वेज ऑफ दीज वीडियोज़ इज यूजली इंग्लिश, because I think that's what works best, because unless and until we don't talk in a manner which is far removed from the lucid vocabulary of law, it won't make any sense. Even though we can use that, it's not that my English is bad or anything, but हिंदी की बात ही कुछ और है। और हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके अगर हम बात करें तो बेटर रहता है। खैर, एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट। आर्टिकल 141 में जो टर्म दे रखी है ऑल कोर्ट्स, ऑल कोर्ट्स अगर हम देखें कि आर्टिकल 141 में जो टर्म है ऑल कोर्ट्स, इसके अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट भी इंक्लूडेड है? कि
इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार, जैसे सलमान खान जी का डायलॉग है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं किसी की नहीं सुनता, तो अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, क्या वो इसको रिकंसिडर नहीं कर सकता? क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ स्टारे डिसाइसिस कहती है कि भाई, once it is done, once the court has given a decision, it is binding upon all courts. Now, does this all court include the Supreme Court? The answer is no. The Supreme Court can can revisit its decisions. It can reconsider, and the law is not binding. It's not binding. But obviously, this is an exceptional circumstance. This is an exceptional circumstance in the sense कि आप आइए उस पर डिस्कशन करते हैं, इंस्टेड ऑफ रादर गिविंग यू अ theory on what exactly is the exceptional circumstance. Again, I'm going to clear the blackboard. You can pause it if you want to note down something. Otherwise, I don't think that there is much to note down on the screen. Right now, what is, firstly, इसके लिए हमें थोड़ी सी डेप्थ में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस को कंसिडर करने के लिए विल हैव टू कंसिडर द डेफिनेशन ऑफ स्टारे डिसाइसिस. नाउ, it is a principle of law which has become settled. Note the word. This is a principle of law which has become settled. Mind you, the key word here is settled. By a series of decisions. By a series of decisions, and is generally binding on the courts and should be followed in similar cases. क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि लेट अस से कि एक बार चेक बाउंस का केस लग गया और उस पे सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन दे दी, और देयर इज़ another case which has similar facts, तो यहाँ का जो मामले का जो जजमेंट है वो यहाँ पे अप्लाई होता है. दिस इज़ व्हाट द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टारे डिसाइसिस इज़. नाउ ये बात करें केस लॉ की, तो केस लॉ जो है हमारे पास वो है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. और इसमें हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस डॉक्ट्राइन इज़ ओनली अ यूजफुल सर्वेंट and cannot be allowed to turn into a tyrannous, excuse me, ये थोड़ी सी हमारी शायद आपको स्पेलिंग समझ ना आए, वैसे मेरी हैंड राइटिंग इज़ स्लाइटली टफ टू अंडरस्टैंड. tyrannous, होपफुली दिस स्पेलिंग इज़ करेक्ट. आजकल ऑटो करेक्ट के ज़माने में यार स्पेलिंग भी कुछ समझ नहीं आती ज़्यादा या याद नहीं रहती है. tyrannous मास्टर. अब इस केस लॉ के बीच में साइटेशन वगैरह में तो मैं आपके पास नहीं जाऊंगा. साइटेशन वैसे भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मैं फैक्ट्स के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बताता हूँ छोटी सी कहानी. इसके अंदर आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि ये डॉक्ट्राइन
एग्जैक्टली और डेप्थ में है क्या। 1980 का केस है ये। सबसे पहले यहाँ पे फैक्ट्स नोट कीजिए। और यहाँ पे जो प्रेयर दी गई थी, प्रेयर ने कोट किया था एक केस को विच वाज जगमोहन सिंह। जगमोहन, थोड़ी इंग्लिश वालों को इंग्लिश में दे देते हैं। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। साइटेशन वगैरह सब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या प्रेयर कर रहे थे, कुछ डेथ पेनल्टी के रिलेटेड कुछ मामला था। जब डेथ पेनल्टी के बारे में बात हुई थी यहाँ पे, तो प्रेयर दी गई थी। ना तो मैं फैक्ट्स में जा रहा हूँ, ना इसके रेशियो में जा रहा हूँ, ना ऑबिटर में जा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि भाई जगमोहन सिंह का जो केस था वो 19 आपके 73 का केस है, ठीक है। और आप यहाँ बात कर रहे हैं बच्चन सिंह में 1980। अब हुआ क्या, क्योंकि तब लॉ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था, इंडिपेंडेंस मिले हुए भी ज़्यादा साल नहीं थे। अगेन आई एम गोना क्लियर द ब्लैक बोर्ड or rather the digital blackboard. Here you can always pause the video to take down the notes and citations are always given in the description. अब हुआ क्या कि 73 से 80 के बीच में there were a lot of supervening circumstances. अब इससे क्या समझिएगा कि सुपरवाइनिंग सर्कमस्टांसेस हैं कि परिस्थिति जो है वो काफ़ी कानून की, इसकी भी स्पेलिंग पक्का गलत होगी, परिस्थिति की, परिस्थिति बदल गई। मतलब बहुत ज़्यादा लॉ में चेंजेस आ गए इन 7 साल में। अब लॉ में चेंजेस क्या आए थे, एक तो 1973 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुई थी एज यूजुअल, आपको पता ही होगा, वेरी स्टैंडर्ड थिंग। 1978 में द लेजेंडरी केस लॉ विच वाज मेनका गांधी, गांधी की स्पेलिंग आजकल वैसे ही गांधी बहुत फैशन में है, यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया था। अच्छा, अब उसके अंदर 354 सीआरपीसी में क्या हुआ था, सेक्शन 354(3) के अंदर लाइफ सेंटेंस आ गई थी। एंड इसके अंदर तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 को आईपीसी 302 रेड विद सीआरपीसी 354(3) में टोटली जो लॉ की जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो गई थी। अब माइंड यू, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं बच्चन सिंह में 1980, 1980, and we are talking about Jagmohan Singh, which was basically the quoted case law and used for the doctrine. This was in 1973. Now the question was that this was prayed that under this doctrine कि जी ये तो सेटल मामला है ना, सेटल। तो आप जो पटिशनर हैं, अगेन वी आर नॉट गोइंग टू द फैक्ट्स, वो कह रहे थे कि जब ये कानून सेटल्ड है, सो यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेरी डिसाइसिस we are through with the case, there is nothing to do. But the Supreme Court said that Article 141, अगेन वहीं से जहाँ वहीं पे हम घूम फिर के बैठे हैं जहाँ पे से हमने बात शुरू की थी, जो ऑल कोर्ट्स हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कैन रिविजिट जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो कानून इस्टेब्लिश है वो हाई कोर्ट पे एप्लीकेबल है, लोअर कोर्ट्स पे एप्लीकेबल है, ट्रायल कोर्ट्स पे एप्लीकेबल है। बट सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि इस कानून में कोई तब्दीली हो गई है, विद सर्कमस्टांसेस हैव चेंज, लाइक इन दिस केस फ्रॉम 73 to 80, then it can surely, this doctrine is not inflexible, it was only a useful servant, not
नॉट अ टायरानिस मास्टर। टायरानिस मास्टर का मतलब हो गया कि भी इनके बाप का राज नहीं चलेगा, डॉक्ट्राइन का। नॉट मास्टर लिख लेते हैं, थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम है। तो सिंस आपकी चेंज हो गया था काफ़ी कुछ लॉ में, therefore this doctrine was now not not applicable in this specific case law. If you have ever read any judgments, and I'm talking primarily to law students, oh, sorry, people who are not law students, you will note that every judgment contains references. References कैसी हो रहती हैं? References ऐसी होती हैं कि आपने केस लॉ नंबर 1 विच इज़ साइटेशन प्रोवाइड की जाती है, जिन केस लॉ की साइटेशन प्रोवाइड करके उसकी जो रेशियो है वो निकाला जाता है। रेशियो और ऑबिटर में हम अगले वीडियो में आएंगे और वहाँ पे आपको डिस्टिंक्शन स्पेसिफिकली समझाई जाएगी। तो ये जो हम जो कोर्ट से जो प्रे करते हैं कि आपने इसके अंदर ऑलरेडी जजमेंट दे रखी है, तो आप इस केस में भी यही लॉजिक अप्लाई कीजिए और हमें हमारी हमारी प्रेयर सुनिए, क्योंकि आप हमेशा कोर्ट से प्रे करते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो प्रे करते हैं तो लॉजिक, तो दिस इज़ बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेर ई decisis, right? And that's about it. We'll again, just on a revisionary note, रिविजन के अंदर आए तो यहाँ से हमने शुरू किया था। सो स्टेरी डिसाइसिस, आप कोर्ट को सलाम कर रहे हैं। सलाम इन द सेंस कि जी आपके ऑलरेडी डिसीजन हो चुके हैं तो हम आपको सलाम करते हैं। दिस इज़ द डॉक्ट्राइन। अब रेशियो के अंदर, रेशियो डेसिडेंडी के अंदर मामला आता है तो रेशियो से आप रीजनिंग में जाते हैं कि आपने किस खुशी में जजमेंट दी थी। ऑबिटर इज़ जस्ट कमेंट्स, इट्स नथिंग मोर, राइट? नाउ removing this, then we discussed this didn't exist in the beginning क्योंकि इसके लिए आपको जजमेंट्स रिपोर्ट चाहिए। अगर रिपोर्ट ही नहीं होगी तो आप केस लॉ कोड कहाँ से करेंगे? एंड इफ़ यू कैन नॉट कोड द केस लॉज देन व्हाट विल यू डू, राइट? सो नाउ you see here, this these decisions, this did not exist in the beginning. So the 17th century में एक्सचेकर कोर्ट आया, उनके डिसीजंस आपके शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेशन एक्ट साइंस 1873 and 1875. This is when this doctrine was firmly established, right? और इस लेयर को हाइड कर देते हैं, बाकी तो आपने देख ही लिया होगा। नाउ अगेन एट द एंड आई वुड से सी, आपने 1 करोड़ स्टैंड अप कॉमेडियंस को तो अभी तक सुन ही लिया होगा कि जी वो बोलते रहते हैं लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फलाना ढंकाना। बट आपका मन करे तो कर दीजिएगा, नहीं करे तो मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं, और अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो और आपको लगता है कि आप और देखना चाहेंगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह वगैरह कर सकते हैं। बट हम लोग एक फाउंडेशन के साथ काम करते हैं जिसका नाम है पूर्ति, और आप फेसबुक पे जाके एक, अगर आप लाइक इस पेज पे छोड़ दें, लाइक का ठेंगा भी बना देते हैं हम थोड़ा बहुत, तो हमारा में थोड़ा सा ठीक लगता है। तो आप इस पेज को जाके देख लीजिएगा, दिस इज़ अ स्पेशल स्कूल। और अगर आपको
काम बढ़िया लगे तो आप कर दीजिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं रेशियो एंड ऑर्बिटल। थैंक यू, नमस्ते एंड मे गॉड ब्लेस यू।